सर की वॉइस नहीं आ रही। अब देखना आवाज आ रही है क्या? यस सर, अब आ रही है। ओके, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी. We are here to do exercise 5.8 today. Before that, Rolle's theorem and mean value theorem आपने अच्छे से रिवाइज कर ली सबने? हम्म बोलिए, कर लिए ना? बिकॉज वो थ्योरम अच्छे से रिवाइज कर ली तभी हम इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं. वैसे ही एक्सरसाइज ओवरलुक कर दी जाती है, मीन्स इसको बच्चे छोड़ देते हैं या फिर ये ऑमिट हो जाती है किसी न किसी कारण के चलते. बट ये एक्सरसाइज बहुत क्रूशियल है. अगर कुछ भी नहीं करता है तो इसमें से क्वेश्चन हमेशा छोटे मोटे क्वेश्चंस या कई बार बड़े क्वेश्चंस भी आते हैं. हर 2-3 साल के बाद इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन भी बन के आता है. ठीक है. एंड वन मोर थिंग, देखो आपके एनसीईआरटी बुक में जो इसमें से क्वेश्चन है वो सारे के सारे पॉलिनोमियल फंक्शंस के हैं. ये मैं बता रहा था, शायद आपको आवाज़ नहीं आई. सारे के सारे पॉलिनोमियल फंक्शंस आप देख सकते हैं हर जगह. लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसमें एक्सरसाइज में पॉलिनोमियल फंक्शन से ही क्वेश्चन आए. जो दूसरे फंक्शन होते हैं लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम का. तो हमको एक बार क्वेश्चन समझ में आ जाए हमको करना क्या है, तो फिर हम किसी भी टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं जैसे कि हमने पिछली एक्सरसाइजेस में किए. अब जैसे कि कह रहा है कि रोल्स थ्योरम वेरीफाई करिए आप इस फंक्शन. आवाज़ आ रही है ना मेरी? आवाज़ आ रही है? हाँ जी. यस सर. हाँ, रोल्स थ्योरम वेरीफाई सर, करिए फंक्शन के लिए. और एक्सक्यूज मी सर. हाँ. सर एक डाउट था. हाँ बताओ. सर जब कल अपन डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो अपन ने एंड पॉइंट्स का डिफरेंशिएशन क्यों नहीं किया? बेटा एंड पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट नहीं बन सकता, इसलिए वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं माना जाता है. एंड पॉइंट पे पर सर फंक्शन तो हम्म, आर टू आर चल रहा था ना, डिफाइन तो वो हर जगह ही था ना. कहाँ था आर टू आर? ए टू ए से लेके बी से लेके आर था ना. कहाँ चल रहा था आर टू आर? हमने पहली चीज ये चीज डिस्कस करी थी ना कि फंक्शन की हमने डोमेन ये मान ली. फंक्शन की डोमेन हमने ये मान ली, ए से लेके बी से लेके आर मान ली, तो अब ये ए और बी एंड पॉइंट्स हो गए ना उसके. ग्राफ के एंड पॉइंट्स हुए नहीं हुए? बट सर आपने कहा था ना कि एक फंक्शन तो पूरा ही चल रहा है पर अपन ने एक पार्ट ले लिया. अपन ने एक पार्ट ले लिया तो अब अपने लिए डोमेन ये हो गई ना. अब अपने लिए डोमेन ये हो गई ना बेटा. अपन ने एक पार्ट लेके उस फंक्शन को एनालाइज किया, तो जो अपन ने पार्ट लिया उस पार्ट के अंदर फंक्शन एंड पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है. हमारे लिए फंक्शन अब ये पूरा कंटिन्यूस नहीं रहा, हमारे लिए फंक्शन अब केवल इतना ही रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक. तो ये एंड पॉइंट्स है. एंड पॉइंट्स पे यूनिक टेंजेंट नहीं बनती है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी टेंजेंट बन सकती है, यहाँ पे ऐसे भी टेंजेंट बन सकती है, यहाँ पे ऐसे भी टेंजेंट बन सकती है. तो ये सब इसकी टेंजेंट है इस कर्व की. तो ये सब इसकी टेंजेंट है, यूनिक टेंजेंट नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट डिफरेंशिएबल. ओके सर. ठीक है. यस सर. हम्म चलते हैं आगे. अब जैसे कि इसने हमारी डोमेन को फिक्स कर दिया -4 से लेकर 2, इस इंटरवल के अंदर मेरे को रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है. अब देखो, एक चीज है वेरिफिकेशन, एक चीज है वेरीफाई करना, और एक चीज है अप्लाई करना. मतलब सबसे पहले हमको एप्लीकेबिलिटी चेक चेक करनी होगी, एप्लीकेबिलिटी, और फिर हमको उसको वेरीफाई करना है. अब एप्लीकेबिलिटी कैसे चेक होगी? मैंने आपको 3-4 पॉइंट्स लिखवाए थे, वो सारे पॉइंट्स अगर वहाँ पे जस्टिफाई होते हैं तो वो एप्लीकेबल हैं. एक बार वो चीज़ एप्लीकेबल हो गई, उसके बाद फिर हम वेरीफाई करने की बात करेंगे. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है x² + 2x - 8. द फंक्शन गिवन इज f(x) = x² f(x) = x² + 2x - 8.
वेयर एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल, हमको जो फंक्शन डिफाइन है यानी हमको जो डोमेन डिफाइन है वो डोमेन है, डोमेन इज -4 to 2। ठीक है, ये हमारी डोमेन, तो यानी कि फंक्शन यहाँ से लेकर और वैल्यू कुछ भी दे सकता है, वैल्यू कुछ भी दे सकता है, तो मैं आर लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तक हो गया नोट डाउन। लिख लिया बेटा। अब सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल्स थ्योरम, सबसे पहले क्या है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल्स थ्योरम हमको चेक करनी है। मुझे बताओ, कल हमने सीखा था रोल्स थ्योरम को एप्लीकेबल करने के लिए कौन सी चीजों की जरूरत है, बताओ। सर f of a is equals to f of b। वो तो अंतिम पड़ाव पे आ गए, उससे पहले भी कुछ पॉइंट्स थे। सर f is continuous। कंटिन्यूअस, दूसरा डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। अब देखिए यहाँ पे ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और हमने सीखा है कि पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा हर जगह कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है, तो फिर इस इंटरवल में भी होगा, फिर इस इंटरवल में क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो अब एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल्स थ्योरम में ऐसा नहीं है कि आपको कंटिन्यूटी वापस वो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट लगा के आपको प्रूव करनी है। आप सिंपली लिख सकते हैं हेयर हेयर fx is a continuous function, fx is a polynomial function, fx is a polynomial function which is continuous and differentiable everywhere, which is continuous and differentiable, which is continuous and differentiable in every real interval, किसी भी रियल नंबर वाले इंटरवल में वो कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होता है। तो फिर जो हमको इंटरवल गिवन है वो भी रियल इंटरवल ही है। सो इट इज कंटिन्यूस, so it is continuous in the given interval, in the given interval -4, 2 and differentiable and differentiable and differentiable in ओपन इंटरवल। उस पे एंड पॉइंट्स हटा देना बस। तो ये जो इंटरवल है इसमें ये कंटिन्यूस भी होगा एंड डिफरेंशिएबल भी होगा। अब कंटिन्यूस डिफरेंशिएबिलिटी का लास्ट पॉइंट हमको क्या देखना था कि एंड पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए रोल्स थ्योरम के लिए, है ना। ऑल्सो ऑल्सो एफ ऑफ -4 और एफ ऑफ 2 दोनों निकाल लो फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या आता है, देख लेते हैं हम। एफ ऑफ -4 x² + 2x - 8 है ना, x² + 2x - 8 x² x² 1 सेकेंड, एफ ऑफ 2 इज 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8। चेक करो दोनों की वैल्यू, 16 -8 -8, इट गिव्स मी 0। यहाँ पे 4 + 4 -8, इट ऑल्सो गिव्स मी 0। सो एफ ऑफ -4 इक्वल टू एफ ऑफ 2 इक्वल टू 0। ठीक है, -4 और 2 पे फंक्शन की वैल्यू एंड पॉइंट्स पे वैल्यू भी सेम हो गई, तो 3 कंडीशंस थी, तीनों फुलफिल हो रही है। पहली कंडीशन थी कि कंटिन्यूस होना चाहिए, दूसरी कंडीशन थी डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तीसरी कंडीशन एंड पॉइंट्स पे इक्वल होना चाहिए।
तो तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है। हेंस हेंस रोल्स थ्योरम is applicable is applicable for the function for the given function fx equal to x square plus 2x minus 8 for x belongs to कहाँ लिया था हमने -4 to 2। अब ये तो केवल एप्लीकेबल हुआ है, अब वेरीफाई करना है आपको, है ना। वेरीफाई करने के लिए हमने क्या सीखा है रोल्स थ्योरम में कि इस इंटरवल में अब कहीं ना कहीं कम से कम एक ऐसा पॉइंट मौजूद है जहां पे डेरिवेटिव 0 बन जाता है। ये सीखा है, बताओ। रोल्स थ्योरम तो सेकंड वाली थ्योरम है ना, जो हमने कल बाद में सीखी थी, कि इस इंटरवल में अब कहीं ना कहीं एक ऐसा सी नाम का पॉइंट मौजूद है। सी पता है उसका नाम क्यों रखा है, आगे चल के सीखोगे आप नेक्स्ट चैप्टर में। सी मीन्स क्रिटिकल पॉइंट। उसका नाम सी इसलिए रखा है क्योंकि सी का मतलब वहां पे मीनिंग निकल के आ रहा है क्रिटिकल पॉइंट। तो एक क्रिटिकल पॉइंट या एक सी ऐसा जरूर निकलेगा जहां पे फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू 0 बनेगी। तो हम चेक करते हैं कि वो पॉइंट कहाँ पे है, वो इसके बीच में होना चाहिए, है ना। तो हम क्या निकालते हैं अब सेकंड पार्ट है वेरिफिकेशन ऑफ रोल्स थ्योरम। वेरिफिकेशन ऑफ, सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी फिर वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन ऑफ रोल्स थ्योरम, ठीक है। फंक्शन गिवन क्या है देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। तो एफ डैश एक्स क्या होगा बोलो, एफ डैश एक्स क्या होगा बोलो। 2x plus 2। 2x प्लस 2। अब ये आपका डेरिवेटिव है ना, और उसने क्या कहा था, डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होगी इसमें से किसी एक पॉइंट पे। तो अब वो पॉइंट निकालना है मुझे कि डेरिवेटिव की वैल्यू 0 कब होगी। तो मैं एक बार एफ डैश एक्स को 0 कंसीडर कर लेता हूँ और देख लेता हूँ उसकी वैल्यू 0 कब होती है, ठीक है ना। नाउ कंसीडरिंग एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, दैट इज एफ डैश एक्स कितना है आपका 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज 2x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2/2 यानी कि -1। यानी कि -1, x की वैल्यू जब -1 ली जाती है तब एफ डैश एक्स 0 बनता है। इसका मतलब ये हो गया, हमने बचपन में क्लास 9 में जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालते थे। जैसे मैंने कहा कि इस फंक्शन का 0 निकालो, 0 समझते हो ना। तो हम क्या करते थे, इसको पहले 0 के इक्वेट करते थे। हाँ, इसको पहले 0 के इक्वेट करते थे, फिर ही तो उसका 0 निकलता था, बोलो। यस सर। तो अब जैसे वहां पे हम 0 निकालने के लिए फंक्शन को 0 से इक्वेट करते थे, अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए उसके डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करेंगे, तब जाके हमको वो सी पॉइंट मिलेगा जहाँ पे डेरिवेटिव क्या होगा, 0 बनेगा, है ना। तो डेरिवेटिव 0 बन रहा है एट एक्स इक्वल्स टू -1, ये हमने निकाल लिया। एट एक्स इक्वल्स टू -1 इट बिकम्स 0। और जब ये 0 बन जाता है तो हम पता है क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि डेरिवेटिव वैनिश हो गया। अब अगले क्वेश्चन में एक लैंग्वेज यूज होगी वैनिश होना। वैनिश होने का मतलब है खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना। तो डेरिवेटिव 0 हो गया मतलब डेरिवेटिव वैनिश हो गया, यानी कि डेरिवेटिव यानी टेंजेंट है जो आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गए और उसकी वैल्यू 0 हो गई। तो कौन से पॉइंट पे वो वैनिश हो रहा है, -1 पे वैनिश हो रहा है, यानी कि एफ डैश एक्स -1 पे 0 बन रहा है। अब मेरे को बताओ उसने क्या कहा था कि उस इंटरवल के बीच में ऐसा कोई पॉइंट होगा जहां पे वो वैनिश हो रहा है यानी 0 हो रहा है। तो देख लो आप, जहां पे वो -1 पे वो वैनिश हो रहा है वो -1 इस इंटरवल के बीच में है या नहीं है ना। यस सर है। हो गई वेरिफिकेशन ऑफ रोल्स थ्योरम, वेरीफाई हो गई रोल्स थ्योरम। बस हमको ये वेरीफाई करना था कि इस फंक्शन के लिए डेरिवेटिव 0 बनाने के लिए इस इंटरवल के बीच में से कोई सी निकलेगा, वो निकल गया, बात खत्म, ठीक है। तो मैं नीचे लिखूंगा सो
c is equals to -1 gives f dash c is equals to 0. c is equals to -1 gives f dash c equals to 0. Hence c belong to उसी इंटरवल में से वो -4, 2, c equal to -1 belonging to c equals to -1 is the point where f dash c equals to 0 and also -1 belongs to the interval -4, 2. ठीक है ना? Hence verified. यहाँ पे ये आपकी थ्योरम वेरीफाई हो गई। इस तरीके से रोल्स थ्योरम को हमको वेरीफाई करना, पहले एप्लीकेबल करना है फिर वेरीफाई करना। बताओ कोई डाउट? अब इस तरीके से सारे क्वेश्चन हो। हाँ सर इसमें डेरिवेटिव एक ही निकला है बस। इसमें एक ही निकला है, तो लीनियर फंक्शन में तो एक ही निकलेगा ना, डेरिवेटिव लीनियर एक ही नहीं है, चेक करो। मतलब डेरिवेटिव इक्वल टू 0 से एक ही पॉइंट निकलेगा, क्योंकि डेरिवेटिव एक लीनियर फंक्शन निकला है। ओरिजिनल फंक्शन पॉलिनोमियल था, तो डेरिवेटिव में एक पावर कम हो जाती है, तो डेरिवेटिव लीनियर हो गया। अब लीनियर को अगर आप 0 से इक्वेट करोगे तो एक्स की एक ही वैल्यू निकलेगी ना, यानी क्रिटिकल पॉइंट मेरा एक ही निकला है जिससे वो 0 बनेगा। क्लियर? हाँ मनीष बोलो, समझ आया ना कि एक क्रिटिकल पॉइंट क्यों निकला? बिकॉज इट इज लीनियर। ठीक है, यस सर। सबको समझ में आ गई रोल्स थ्योरम, एप्लीकेबिलिटी एंड वेरिफिकेशन। तो अब कुछ और बात करते हैं। देखो, जब अपन एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं तो पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर क्या होता है? कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है, ये हमने सीखा है। लेकिन व्हाट अबाउट इफ सम अदर फंक्शन कम्स? अगर कोई ऐसा फंक्शन आ जाए जो हमको पता नहीं है कि कंटिन्यूअस होता है या नहीं होता है, तो क्या हम वो कंटिन्यूटी चेक करने बैठ जाएंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट? नो। तो देखिए इसके लिए कुछ हिंट्स पकड़ेंगे। देखो, पॉलिनोमियल फंक्शन, कुछ चीजें तो याद करते चलो। पॉलिनोमियल फंक्शन तो होता ही है, उसके अलावा साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये तीन फंक्शन भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल हैं। कौन कौन से कहें बेटा मैंने? साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये एवरीवेयर क्या है? कंटिन्यूअस भी हैं और कंटिन्यूअस हैं, उसके बाद डिफरेंशिएबल भी है ना। ठीक है, और उस हाँ, अब देखो इनके कॉम्बिनेशन से भी बन सकते हैं। जैसे मान लो जरूरी नहीं केवल साइन ही आए, साइन एंड कॉस के कॉम्बिनेशन से बन जाए, जैसे एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 sin x प्लस साइन कॉस क्यूब एक्स, तो ये भी कंटिन्यूअस होगा। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। तो हमने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ा था कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो उनका अलजेब्रा, यानी उनको प्लस कर दो, माइनस कर दो, गुणा कर दो, भाग कर दो, तो भी कंटिन्यूअस है, उनका अलजेब्रा डिफरेंशिएबल भी है ना। मान लो इसके और इसके कॉम्बिनेशन से बन जाए, जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स या 7 टू द पावर एक्स ले लो प्लस 2 cos x, तो ये भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा, बिकॉज इट इज कंटिन्यूअस एंड दिस इज आल्सो कंटिन्यूअस एंड आल्सो डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है, तो ये तीन फंक्शन और एक पॉलिनोमियल फंक्शन तो कंटिन्यूअस है ही थे। उसके अलावा और भी हमने वैरायटी ऑफ फंक्शंस पढ़े थे, जैसे कि मॉडुलस फंक्शंस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, लेकिन वो कंटिन्यूअस एवरीवेयर नहीं होते हैं। इसकी कंटिन्यूटी भी हमने चेक करी थी एक्सरसाइज नंबर 5.1 में, मॉडुलस फंक्शंस एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस इन सब किया ना, तो वहाँ पे वो कंटिन्यूअस नहीं थे। अब मैं आपको एक बिल्कुल ही आसान तरीका बताता हूँ डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी चेक करने का। देखो, आपको जो भी फंक्शन गिवन हो, ये तरीका कहीं बुक में नहीं है, हम ऐसे प्रैक्टिकली हमने डेवलप किया है। मान लो हमने इसका डेरिवेटिव निकाला, तो इसका डेरिवेटिव क्या निकला? 2x+2। अब आप ये चेक करो, इसके डेरिवेटिव में x की कोई भी वैल्यू में रखूं तो आंसर एक रियल वैल्यू निकलेगी या नहीं निकलेगी? बताओ। x की कोई भी वैल्यू में रखूं तो आंसर एक रियल वैल्यू निकलेगी नहीं निकलेगी? अगर निकलती है तो फिर मैं कह दूंगा कि इट इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। क्या कहूंगा मैं? इट इज डिफरेंशिएबल
एवरीवेयर। और अगर ये डिफरेंशिएबल एवरीवेयर है तो कंटिन्यूस ऑटोमेटिकली हो गया। समझ गए? अगर ये डिफरेंशिएबल एवरीवेयर है तो डिफरेंशिएबल फंक्शन तो तभी होता है ना, सेकंड स्टेज पे होता है, पहले तो वो कंटिन्यूस होता है, दैट मीन्स वो कंटिन्यूस भी है। समझ गए बच्चों? बोलो। पर सर ऐसे किया क्यों, ये समझ नहीं आया। क्या नहीं, क्या क्या क्यों किया मतलब? मतलब एक्स की वैल्यू रख के देखने से ये कैसे पता आपको चला? चेक करना है कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है क्या, तो इसका डेरिवेटिव निकाल लिया। ये डेरिवेटिव भी एक फंक्शन फॉर्म में है, ये डेरिवेटिव भी एक फंक्शन फॉर्म में है। अब ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा क्या किसी भी एक्स की वैल्यू के लिए? करेगा बिल्कुल, आंसर भी रियल वैल्यू देगा। भाई एक्स की वैल्यू कुछ भी रख दो यहाँ पे, रियल वैल्यू, तो आंसर रियल वैल्यू आ रहा है ना, यानी डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है फॉर एवरी रियल नंबर, यानी कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है? सर हाँ सर जैसे एफ एक्स डिफरेंशिएबल है एवरी पॉइंट पे, हाँ। तो सर फिर -4 और 2 पे तो है ही नहीं डिफरेंशिएबल। -4 और आप अभी भी उसी चीज को लेके पकड़ के बैठे हो बच्चों। ये फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल है और कंटिन्यूस है, लेकिन अगर मैं इसके एक पार्ट को काट दूं, इतना सा पार्ट ले लूं, तो इसमें भी ऑब्वियसली ये डिफरेंशिएबल कंटिन्यूस है, लेकिन एंड पॉइंट्स पे नहीं होगा क्योंकि मैंने काट दिया, क्योंकि मैंने काट दिया। अभी हम बात कर रहे हैं उसकी टोटल कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की। तो अगर ये टोटल कंटिन्यूस है एंड डिफरेंशिएबल है तो ये इस इंटरवल में भी कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होगा, बट डिफरेंशिएबिलिटी -4 एंड 2 पे नहीं होगा क्योंकि वो एंड पॉइंट है, वहां पे ग्राफ टूट गया। एंड पॉइंट्स पे जो पॉइंट है वो हो जाता है, क्या कहते हैं, शार्प हो जाता है। शार्प पॉइंट्स पे कभी भी टेंजेंट, यूनिक टेंजेंट नहीं ड्रॉप किया जा सकता। ठीक है? मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन विच इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल इन एवरी रियल इंटरवल, सो इट इज ऑल्सो कंटिन्यूस इन दिस इंटरवल। एंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए देखो मैंने -4 एंड 2 को हटा दिया, ओपन इंटरवल लिख दिया। ठीक है? अभी एंड सर पहले अपन डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते थे उसके बाद निकालते थे डेरिवेटिव, अभी पहले निकाल के फिर चेक कर रहे हैं। तो ये प्रैक्टिकल तरीका है ना बेटा। इस एक्सरसाइज में हम डिफरेंशिएबिलिटी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव से नहीं निकालने बैठेंगे। ये प्रैक्टिकल तरीका है, आप डेरिवेटिव निकाल, उस समय तक डेरिवेटिव निकालना ही नहीं सीखा था ना। उस समय तक यस सर। डिफरेंशिएबिलिटी से पहले हमने डेरिवेटिव निकालना ही नहीं अब तो सीख गए। तो हम कुछ चीजें सीख चुके हैं, तो प्रैक्टिकल तरीका भी आना चाहिए। ये तरीका जो मैं आपको कह रहा हूँ ना, 2x+2 करके देखो, ये तरीका आपको फेयर में नहीं करना है, ये आपके पर्सनल चेक करने के लिए है कि ये कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है या नहीं है हर जगह। आपको तो केवल ये लाइंस लिखनी है कि इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन देयरफॉर इट इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल इन एफ, मतलब इट इज क्लियर दैट ऐसे करके लिखना है, हेयर इट इज क्लियर दैट। आप आपके प्रैक्टिकल तरीके से खुद चेक कर लेना, फिर बस लाइन लिख लेना, देयर हेयर it is very clear that the fx is continuous everywhere and differentiable everywhere, so it is also differentiable and continuous in the given intervals। बस बात खत्म। एप्लीकेबल हो गया रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम बेसिक करना। ठीक है? फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया fx इक्वल्स टू 7 टू द पावर x प्लस साइन x। अब आपने इसका डेरिवेटिव निकाला, 7 टू द पावर x का डेरिवेटिव निकला 7 टू द पावर x log 7 प्लस साइन एक्स का निकला cos x। अब आप x की कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर लो जो आपकी इच्छा है, आंसर एक रियल वैल्यू निकल के आएगी नहीं आएगी? बोलिए, आएगी नहीं आएगी? आएगी ना? यस सर। देयरफॉर इट इज डिफरेंशिएबल। और अगर ये डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएबल तो अगली स्टेज थी, ये डिफरेंशिएबल होते ही ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि कंटिन्यूस है। देखो कंटिन्यूस प्रूव होने से ये प्रूव नहीं होगा कि डिफरेंशिएबल है, लेकिन डिफरेंशिएबल प्रूव होने से कंटिन्यूटी ऑलरेडी ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाती है। ये सीखा है हमने। क्लियर है? सर डिफरेंशिएबल तो वही होता है ना जिसका डेरिवेटिव निकल सकता है। जिसका डेरिवेटिव एक रियल वैल्यू निकल सकती है, डेरिवेटिव उसका एग्जिस्ट करता है। जैसे डेरिवेटिव तो हो गया 2x+2, अब ये रियल है क्या हर जगह? किसी जगह पे ये नॉट डिफाइन तो नहीं है, वो चीज है। जैसे मान लो आपने fx इक्वल्स टू फंक्शन लिया 10x, बताओ उसका डेरिवेटिव क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर एक्स हमेशा डिफाइंड है क्या x की किसी भी वैल्यू के लिए, या किसी वैल्यू के लिए नॉट डिफाइंड भी है?
नॉट डिफाइंड भी है सर। सर जीरो। किसके लिए? जीरो के लिए नहीं, पाई/2 के लिए। बिकॉज पाई/2 क्या होता है? जीरो। तो sec पाई/2 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। इसका रेसिप्रोकल, जीरो का रेसिप्रोकल। तो x इक्वल्स टू पाई/2 या फिर मल्टीपल्स ऑफ पाई/2 के लिए नॉट डिफाइंड हो गया, है ना? तो ये Yes, sir. एवरीवेयर Yes, sir. डिफरेंशिएबल नहीं, तो ये एवरीवेयर डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि sec स्क्वायर x की वैल्यू हमेशा एक रियल वैल्यू नहीं निकलती है, कभी कभी एक नॉन रियल वैल्यू यानी नॉट डिफाइंड वैल्यू भी निकलती है। तो ये एवरीवेयर डिफाइंड नहीं है। अब इसका इंटरवल चेक करना पड़ेगा कि जो इंटरवल गिवन है उसमें ये डिफाइंड है या नहीं। यहाँ पॉलिनोमियल फंक्शन है, आप 2x+2 में जो चाहे वैल्यू डालो, हर जगह ये डिफाइंड है। हर जगह डिफाइंड है तो ऑब्वियसली इसमें भी डिफाइंड है। आप कितनी भी इंटरवल्स तोड़ दो, ये तोड़ दो, ये तोड़ दो, ये तोड़ दो, हर जगह वो डिफाइंड होगा। ऑब्वियसली जब आप तोड़ रहे हो तो एंड पॉइंट्स पे आप डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं करेंगे, बाकी अंदर हर एक पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है, अभी क्लियर होगा शायद। और Yes, एक्सरसाइज sir. में क्वेश्चंस आपको लगभग वही देगा जो कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होंगे, है ना? जैसे कि पॉलिनोमियल फंक्शन दे दिया, जैसे साइन या कॉस फंक्शन दे दिया, जैसे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे दिया, या इनका कॉम्बिनेशन दे दिया, है ना? तो आपको तो बस एक लाइन में खत्म करना है, क्योंकि वो यहाँ पे आपकी डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी को ज्यादा चेक नहीं कर रहा है, वो दूसरा पार्ट चेक करवाना चाहता है। तो वो नहीं डिफरेंशिएबल प्रूव करवाएगा या कंटिन्यूस प्रूव करवाएगा। हालांकि दे सकता है कि जो डिफरेंशिएबल कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन वो सीधे सीधे देगा। जैसे अगले क्वेश्चन में दे रहा है वो सीधे सीधे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और मॉडुलस फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना? अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैसे मुझे पता है कि कंटिन्यूस हर जगह नहीं होता, है ना? कहीं कहीं कंटिन्यूस होता है, इंटीग्रल पॉइंट्स पे वो डिसकंटिन्यूस हो जाता है। ठीक है ना? हमने हर इंटीग्रल पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूस हो जाता है ऐसे। ठीक है नहीं? सीखा है? बताओ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पता है ना सबको? क्या होता है बताओ? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पता है? मान लो मेरे को इंटरवल Yes. गिवन है 5 से लेकर 9 तक, है ना? तो 5, 6, 7, 8, 9। तो 5 पे फंक्शन की वैल्यू मान लो ये भी 5 है, 6, 7। 5 पे फंक्शन की वैल्यू 5 रहेगी, 5 से लेकर 5.9 तक फंक्शन की वैल्यू 5 ही रहेगी। लेकिन 6 पर Yes, फंक्शन sir. की वैल्यू 6 नहीं रहेगी, 6 पे फंक्शन की वैल्यू 6 हो जाएगी। फिर 6 से लेके 6.9 तक फंक्शन की वैल्यू 6 रहेगी, लेकिन 7 पे फंक्शन की वैल्यू 7 नहीं रहेगी, 7 पे फंक्शन की वैल्यू 7 बन जाएगी, 6 नहीं रहेगी, मतलब 7 बन जाएगी। फिर इस तरीके से तो आप चेक कर सकते हो हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूस हो गया। पेन उठाना पड़ रहा है आपको। Yes, sir. तो इंटरवल की बात अगर मैं कहूँ 5 से लेकर 9 तक वो पूछ रहा है, तो ये 5 से लेकर 9 तक में 5 पर तो चलो फंक्शन शुरू हुआ है ना, 5 से शुरू करो, 6 पर, 7 पर और 8 पर, इन 3 पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूस होगा इस इंटरवल के अंदर। और सर 9 पे भी तो होगा। 9 पे तो हमारी खत्म हो गई ना, चीज ही खत्म हो गई, इंटरवल ही खत्म हो गई भाई। 9 तो पे सर तो यहाँ हम भी हम पॉइंट्स को एक्सक्लूड करेंगे क्या? भाई कंटिन्यूटी की बात करेंगे तो कंटिन्यूटी में तो 5 to 9 वो मतलब 9 वाले पॉइंट पे वो कंटिन्यूस तो होगा, क्योंकि यहाँ तक तो फंक्शन आ रहा है ना भाई। पेन यहाँ पे आके खत्म ही हो गया ना, मेरे को चेक ही यहाँ तक करना था और यहाँ पे आके खत्म हो गया। लेकिन वापस डिफरेंशिएबिलिटी में मैं इसमें चेक ही नहीं करूंगा, डिफरेंशिएबिलिटी तो मैं इसमें चेक करूंगा ना। 9 पे तो मैं चेक ही नहीं करूंगा, 9 से छोटे वाले पॉइंट्स पे चेक करूंगा। पर वो तो बात की बात है, पहली बात तो इसके बीच में 6, 7, 8 3 पॉइंट्स मिल गए ना मुझे जहाँ पे वो कंटिन्यूस है ही नहीं। बोलो। और अगर वो कंटिन्यूस नहीं है, Yes, sir. कंटिन्यूस इनको क्यों नहीं, नहीं, क्या क्या कह रहे हो 5 को क्यों exclude किया? बेटा? 5 पे तो फंक्शन, मुझे एक चीज बताओ, एक्स स्क्वायर अभी 2x में कुछ भी फंक्शन ले लूँ और मैं कहूँ 5 से लेके 9 तक कंटिन्यूस है या नहीं है, तो 5 से तो फंक्शन शुरू हुआ है ना, 5 से तो फंक्शन शुरू हुआ है ना, तो कंटिन्यूस है ना यहाँ पे। अब डिफरेंशिएबिलिटी वैसे भी 5 पे नहीं चेक कर रहे हो ना, 5 के बाद चेक कर रहे हो, तो प्रॉब्लम तो 6 पे आई ना। आपने 5 से शुरू की, आप अभी आपका घर ही 5 पे, आप घर से शुरू हुए, तो अब आपको सर आप 5 से क्यों शुरू किया? आपका घर ही 5 है, स्टार्ट ही 5 से करना है। लेकिन घर से जब आप निकले तो आपको 6 पे आपका पेन उठाना पड़ा, फिर 7 पे उठाना पड़ा, फिर 8 पे उठाना पड़ा, और फिर आपकी जो मंजिल थी वो 9 पे थी, मतलब 5 से 9 पे जाना था आपको।
जो गिवन इंटरवल है उसमें एंड पॉइंट, स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट्स पे तो आपने स्टार्ट ही किया है ना। अब आपको सर इसमें पेन उठाना पड़ रहा है, अरे स्टार्ट करने के लिए तो पेन उठाना पड़ेगा, और जहाँ खत्म कर दोगे तभी भी पेन तो उठाना पड़ेगा ना। जो ग्राफ ड्रॉ कर दिया, जैसे मान लो मेरे को यहाँ से यहाँ जाना है, तो अब पेन उठा गई तो यहाँ जाओगे, और खत्म करने के बाद अब तो पेन उठाओगे ही उठाओगे ना, कि वहीं पे पड़े रहोगे, वहीं पे पेन को लगाए रखोगे क्या। तो एंड पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट्स को शुरू करने के लिए, खत्म करने के लिए तो पेन उठाना पड़ रहा है, बीच में कहीं पेन तो नहीं उठाना पड़ रहा है। तो बीच में 6, 7 और 8 पे पेन उठाना पड़ रहा है, समझ रहे हो। यस सर, आ गया। तो 6, 7 और 8 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, और डिसकंटिन्यूटी अप टू नाउ इट मस्ट बी क्लियर टू यू कि डिसकंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इन क्वेश्चंस में, रोल्स थ्योरम्स में, और उसमें हमको कैसे चेक करनी है, वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड लिमिट से नहीं चेक करनी है, प्रैक्टिकल तरीकों से चेक करनी है, प्रैक्टिकल तरीकों से। तो अब देखो 5 to 9 में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 6, 7 और 8 पे डिसकंटिन्यूअस है, एंड ऑब्वियसली वहां पर डिसकंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो सीधे सीधे एग्जाम्पल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, एग्जामिन करना है कि एप्लीकेबल है या नहीं। देखो वेरिफिकेशन की कहीं पर भी बात नहीं करी है, वेरिफिकेशन की कहीं पर भी बात नहीं करी है, सीधे सीधे एप्लीकेबिलिटी की बात करी है ना। तो आपको केवल ये चेक करना है कि एप्लीकेबल है या नहीं है, तो आपको वही 3 चीजें चेक करनी है कि कंटिन्यूअस है या नहीं है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है, और फिर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल है या नहीं है। अगर ये 3 चीजें हैं दैट मीन्स वो एप्लीकेबल हो गई रोल्स थ्योरम, और अगर ये 3 चीजों में से एक भी चीज ब्रेक होती है तो वो एप्लीकेबल नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 5 to 9 में आप सीधे सीधे क्या लिखोगे, हेयर इट इज वेरी क्लियर, हेयर, चाहो चाहो तो लिख लो एक बार। एप्लीकेबिलिटी में हम लिखेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू, हमको गिवन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू 5 to 9 है ना। हेयर fx is a greatest integer function which is discontinuous at every integral point। अब ये क्यों होता है एवरी इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस, इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है, ये अंडरस्टूड मान लिया हमने चीज है ना, समझ गए। विच इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी, याद करो हमने एफ एक्स जो है वो डिसकंटिन्यूअस है इंटीग्रल पॉइंट्स पे, ये चीज को हम प्रूव करके आए एक्सरसाइज 5.1 में। आप चाहो तो जाके रिवाइज करना, वहां पे हमने कैसे प्रूव किया था, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट से हमने प्रूव किया था, ठीक है ना भाई। अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू, जैसे 6 पकड़ लो, इंटीग्रल पॉइंट पकड़ना है 6 पकड़ लो, 6 माइनस लेफ्ट साइड से आप 6 की तरफ टेंड करोगे तब आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। लेकिन अगर आप राइट साइड से अगर इसकी तरफ टेंड करोगे, नहीं 5 आ जाएगा सॉरी, लेफ्ट साइड से आप टेंड करोगे तो 5 आएगा आंसर, और अगर आप राइट साइड से टेंड करोगे है ना, तो फिर आंसर क्या आ जाएगा, एफ एक्स। तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट सेम नहीं है, देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 6, ऐसे करके हमने प्रूव किया था वहां पे। लेकिन यहाँ पे नहीं प्रूव करने बैठेंगे, हम अंडरस्टूड लिख लेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है एवरी इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता है। सो एफ एक्स इज इक्वल्स टू जो गिवन फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू जो गिवन फंक्शन है ब्रैकेट के अंदर एक्स यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है एक्स, इज डिसकंटिन्यूअस एट कहाँ कहाँ होगा, एट एक्स इज इक्वल्स टू 6, एक्स इज इक्वल्स टू 7, एक्स इज इक्वल्स टू 8 फॉर द गिवन इंटरवल, गिवन इंटरवल x बिलोंग्स टू 5 to 9। इस इंटरवल में इन 3 पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है ना। ऑल्सो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, इट इज नॉट। सर एंड पॉइंट पे क्यों नहीं हुआ? एंड पॉइंट से बेटा गाड़ी को स्टार्ट किया है ना, तो उस वहां पे कंटिन्यूटी की बात कैसे करोगे, घूम फिर के एक ही जगह गाड़ी क्यों अटक जाती है आप लोगों की। अभी अभी हमने वो डिस्कस किया था, आपने कहा था हाँ आ गया, फिर वापस उसी चीज को पूछ रहे हो।
एंड पॉइंट फिर से तो सर हमने अगर कंटिन्यूटी को स्टार्ट किया है तो अब यहाँ से तो आपको पेन उठा के ही जाना पड़ेगा और एंड पॉइंट पे जाके पेन को अपने को उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको कंसीडर ही केवल यहाँ तक करना है ना, इसके आगे हमको कंसीडर ही नहीं करना है। हाँ बोलो क्या कह रहे हो। और अगर ओपन इंटरवल होता तो? ओपन इंटरवल होता या क्लोज इंटरवल होता? ओपन इंटरवल क्या होता? बगल वाला पॉइंट होता, ये वाला पॉइंट ना काउंट करके बगल वाला पॉइंट होता। हम इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी की बात क्यों करेंगे, यहाँ से तो हमने स्टार्ट किया है ना। बोलो। यस सर। मैंने आपको कहा आपके घर से लेके स्कूल के बीच में आप कहीं पे रुकते हो क्या? आप कहीं पे रुकते हो क्या? आपने कहा नहीं सर नहीं रुकते। फिर मैंने कहा क्यों नहीं रुकते हो, स्कूल पे तो जाके रुकते हो ना। तो ये तो नॉनसेंस बात हो गई ना एक तरीके से, स्कूल पे तो रुकोगे ना, वो तो एंड है, वो तो डेस्टिनी है। यस सर। ठीक है ना। तो पेन बीच में कहीं उठाना पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, हमको कंसीडर ही यहाँ तक करना है, तो यहाँ पे तो वो कंटिन्यूअस है या नहीं इसकी बात ही क्यों करूंगा मैं। ठीक है। ऑल्सो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। हाँ सर यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये भी लिख सकते हैं ना कि f(5) इज नॉट इक्वल्स टू f(9)। हाँ, तीनों पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करो ना बेटा। जब एप्लीकेबिलिटी की बात हो गई तो कंटिन्यूटी की भी बात करो, डिफरेंशिएबिलिटी की बात करो, और अभी नीचे की भी बात कर रहा हूँ मैं। तीनों पॉइंट्स ही ब्रेक हो रहे हैं यहाँ तो, है ना। कोई भी एक पॉइंट ब्रेक होता है तो वहां पे वो एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन मैं तो तीनों की बात कर रहा हूँ। ठीक है। हम रोल्स एंड मेन वैल्यू थ्योरम में हमेशा तीनों चीज की बात करेंगे, जो जो हम कर सकते हैं इजीली, यानी तीनों चीजों की बात आप इजीली यहाँ पे कर सकते हो ना। ऑल्सो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x is equals to 6, x is equals to 7, x is equals to 8 for the given interval. For the given interval x belongs to 5,9। ठीक है। ऑल्सो अब आप f(5) एंड पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू भी देख लो। f(5) गिव्स मी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5, ये हो गया 5। और f(9) gives me greatest integer function 9, which is the value of which is 9. So f(5) is not equal to f(9)। ठीक है। तो तीनों पॉइंट्स ब्रेक हो गए। ठीक है ना। सो हेंस Rolle's theorem is not applicable. Rolle's theorem is not applicable for the given function, for the given function for the given function f(x) equals to modulus x। ठीक है। for x belongs to 5 to 9। तो एप्लीकेबल नहीं है पहले क्वेश्चन में। तो सेकंड क्वेश्चन अगेन एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, उसमें भी वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन में देखो पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस एंड जो हमने लाइन पहले वाले क्वेश्चन में लिखी वो की वही लिखनी है, कंटिन्यूअस भी है डिफरेंशिएबल भी है एवरीवेयर। बस आपको अब एंड पॉइंट्स पे वैल्यू चेक करनी है। तो आप f(1) निकालना है यहाँ पे, तो 1 स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 0। और f(2) निकालना जरा, तो 2 स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 3 आ गया। तो वैल्यू डिफरेंट हो गई ना, तो यानी तीसरे क्वेश्चन में भी वो एप्लीकेबल नहीं है। समझ आया। क्योंकि एक भी पॉइंट ब्रेक होता है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट ब्रेक नहीं होता हो रहा है मान ली बात, लेकिन फिर वैल्यूज दोनों की सेम है, ये चीज ब्रेक हो गई। ठीक है। समझ आया। यस सर। ठीक है। तो कर लोगे अब बाकी के दो क्वेश्चंस। ये सेकंड तो सेम होगा, -2 से 2 के बीच में कहाँ कहाँ पे ब्रेक होगा, एक तो -1 पे, एक 0 पे और एक 1 पे। ठीक है। और यहाँ पे ये ब्रेक नहीं होगा, मतलब इसकी कंटिन्यूसिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए तो हम वो की वही लाइंस लिख देंगे जो हमने ऊपर लिखी थी। इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन देयरफॉर कंटिन्यूअस एवरीवेयर, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, सो इट विल बी कंटिन्यूअस इन 1,2, इट विल बी डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1,2। सारी बात लिख लें, लेकिन एंड में जाके फंस जाएंगे जब अपन f(1) और f(2) निकालेंगे तो वो नॉट इक्वल आ जाएगा। therefore Rolle's theorem is not applicable here also। और सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 के का सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 6 है। ये के यही 3 पार्ट्स में एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम फॉर ऑल द 3 गिवन फंक्शन अबव एक्सरसाइज नंबर 2। तो अब मीन वैल्यू थ्योरम देखो, यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी, यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे एप्लीकेबल होगी, क्योंकि मीन वैल्यू थ्योरम में एंड पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल करना जरूरी नहीं है ना। बोलो है क्या।
नो सर। वहां पे तो हमने ये सीखा है ना कि एफ ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू एफ ऑफ पी। तो मीन वैल्यू थ्योरम के लिए थर्ड वाला क्वेश्चन एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर उसको वेरीफाई नहीं करना है, केवल एप्लीकेबिलिटी चेक करनी है। तो आप 6 क्वेश्चन जब करोगे तो उसमें थर्ड वाले पॉइंट में आप एप्लीकेबल में यस कर दोगे, यस मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल इन दिस फंक्शन बिकॉज इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, कंटिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा और एंड पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू भी सेम नहीं है। क्लियर है सेकंड एंड 6 क्वेश्चन सभी को? और सर इसमें जो डोमेन लिखेंगे वो ऑलरेडी अंडरस्टैंड होगी और ऐसे लिख देंगे जो पहले से पता है। डोमेन जो गिवन है वही लिखेंगे ना 1,2। नहीं सर, जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन है इसमें -1 0 और 1। -2 से 2 के बीच में आप देखो ना कौन से इंटीग्रल पॉइंट्स आ रहे हैं। भाई -2 एंड 2 को तो भूल जाओ, कंटिन्यूटी यहाँ चेक नहीं करेंगे। बीच में कौन कौन से इंटीग्रल, भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, टूट जाता है। तो इस इंटरवल में कितने इंटीग्रल पॉइंट्स आ रहे हैं एंड पॉइंट्स को छोड़ के? एक तो आ रहा है -1, एक आ रहा है 0 और एक आ रहा है 1। ठीक है, यस सर। चलें क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एफ फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम हेयर टू हेयर, यानी डोमेन है -5 से 5 और एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश। एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश का मतलब है एफ डैश एक्स कभी भी 0 नहीं होता है। तो एफ डैश एक्स अगर 0 नहीं होता है तो आपको ये बात प्रूव करनी है। ये बच्चों वाला क्वेश्चन है एक तरीके से ना, कि अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अच्छा फंक्शन क्यों नहीं गिवन है इसमें, देखना आपकी बुक में गिवन है क्या, प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या, देखो। नो सर। नहीं है ना, नो सर। देखो तो हम इसको ऐसे करेंगे कि अगर ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है इस इंटरवल में, तो डिफरेंशिएबल है तो फिर कंटिन्यूअस भी होगा, होगा नहीं होगा? यस। तो अगर डिफरेंशिएबल है और अगर कंटिन्यूअस भी है, देखो इस तरीके से करो इसको। Here the given function is defined as f from कहाँ से कहाँ, डिफाइन कैसे किया गया है, -5 to 5, तो डोमेन और एनी रियल नंबर रेंज। ठीक है, ये हमको डिफाइन किया गया है। ऑल्सो हमको क्या गिवन है, ऑल्सो इट इज गिवन दैट fx is differentiable and continuous। हालांकि उसने डिफरेंशिएबल दिया है, लेकिन अगर वो डिफरेंशिएबल है तो ऑटोमेटिकली कंटिन्यूअस भी हो गया, एंड सो इट इज कंटिन्यूअस ऑल्सो। समझ रहे हो बात को? अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी हो गया ना। आप कहोगे सर कंटिन्यूअस के बारे में तो दिया हुआ ही नहीं है, केवल डिफरेंशिएबल दिया है, तो अंडरस्टूड हो गया ना, डिफरेंशिएबल फंक्शन तो कंटिन्यूअस वाली एग्जाम से पास होके आया होगा। समझ में आया यहाँ तक? यस सर। अब मुझे बताओ, जब डिफरेंशिएबल है और कंटिन्यूअस है, ठीक है ना, तो देखो ये इंटरवल भी लिख दिया करो कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन डिफरेंशिएबिलिटी की बात हमेशा मैं ओपन इंटरवल में करूंगा, एंड सो इट इज कंटिन्यूअस इन, कंटिन्यूअसली की बात मैं क्लोज इंटरवल में करूंगा, इट इज कंटिन्यूअस इन -5, 5। ऐसा नहीं है कि आप इसके ओपन इंटरवल में बात नहीं कर सकते, कंटिन्यूटी की बात आप दोनों में कर सकते हो, ओपन इंटरवल में भी क्लोज, लेकिन जो गिवन है वही लो ना। फिर जब वो क्लोज में कंटिन्यूअस है तो फिर क्लोज की बात लो, बड़ी वाली इंटरवल लो, ओपन इंटरवल ना लो। लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी की बात आप एंड पॉइंट्स पे इसलिए नहीं करोगे क्योंकि वो तो वहां से तो फंक्शन शुरू और खत्म हो रहा है हमारे हिसाब से, तो शुरू और खत्म हो रहा है तो एंड पॉइंट्स पे वैसे भी डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा। अब आपने फंक्शन ही वहां से शुरू किया तो आप इस बात पे थोड़ा ना कह दोगे कि वो डिफरेंशिएबल नहीं है। आपने फंक्शन यहाँ से स्टार्ट किया है तो आप इधर की बात ना करके बीच की बात करें। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि एफ एक्स डिफरेंशिएबल है इस पर, कंटिन्यूस है इस पर, इन दो बातों से आप क्या कह सकते हो? यहाँ पे रोल्स थ्योरम अप्लाई होगी या फिर वो वाली क्या कहते हैं मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई होगी? कौन सी थ्योरम अप्लाई होगी बोलो? मीन वैल्यू। मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई होगी, क्योंकि रोल्स थ्योरम के लिए तो अभी एक बात और चाहिए, क्या कि एफ ऑफ -5 शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ 5। ये चीज भी तो चाहिए, किसके लिए? रोल्स थ्योरम के लिए, बोलिए। यस सर।
लेकिन ये बात गिवन नहीं है कहीं, ना ही फंक्शन गिवन। अगर फंक्शन गिवन होता जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x जैसे कुछ गिवन होता तो मैं वैल्यू निकाल लेता, गिवन ही नहीं है तो इसके बारे में चर्चा ही नहीं है। तो मैं ये चीज तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि सर मीन वैल्यू थ्योरम तो 100% डिफाइन होगी, एप्लीकेबल होगी यहाँ पे, है ना, क्योंकि उसमें तो ये दो चीजों की जरूरत होती है, अगली चीज तो वैसे भी नॉट इक्वल लेते थे हम, है ना। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ सो मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम is applicable here, is applicable for the given function, for the given function fx। मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है इस फंक्शन के लिए। अगर मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है सो मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक पॉइंट सी ऐसा मौजूद है जिसका मतलब है कि एक पॉइंट सी ऐसा मौजूद है जब उसके डेरिवेटिव की वैल्यू, उस पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू एफ ऑफ क्या था फॉर्मूला, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, यही था। यस सर। ठीक है, अब फंक्शन डिफरेंशिएबल है एवरीवेयर, एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, एंड पॉइंट्स क्या है, एफ ऑफ 5 और ये वाला क्या हो जाएगा, एफ ऑफ -5 और बी माइनस ए करना जरा तो 5 माइनस -5। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, चलो आगे सॉल्व करो। एफ डैश सी क्या आएगा फिर, मतलब एफ डैश सी आ जाएगा एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -5 और नीचे क्या हो जाएगा 5 माइनस 5 10। इससे ज्यादा सॉल्व नहीं होगा क्योंकि फंक्शन गिवन नहीं है। लेकिन अब एक चीज और गिवन है कि इसका जो डेरिवेटिव है वो वैनिश नहीं होता, कहीं भी वैनिश नहीं होता, मतलब उसकी वैल्यू 0 कभी भी नहीं होती। इसकी वैल्यू अगर 0 कभी भी नहीं होती तो आप इस चीज को नॉट इक्वल टू 0 रख सकते हो, जो भी आपका डेरिवेटिव आया है ना, इस चीज को अपन 0 नॉट इक्वल टू 0 रखेंगे। क्लियर है? नाउ it is also given that कि f dash x does not vanish anywhere, f dash x कभी भी खत्म नहीं होता, यानी 0 कभी भी नहीं बनता। वैनिश एक वो भी आता है ना शायद, डिटर्जेंट, इसका मतलब है कीटाणुओं का सफाया करना, यानी वैनिश करना यानी खत्म करना। डज नॉट वैनिश एनीवेयर, दैट इज एफ डैश सी जो है कभी भी 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0। आपके हिसाब से एफ डैश सी क्या आया, एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -5 डिवाइडेड बाय 10 एंड इट इज नॉट इक्वल टू 0। तो 10 को उधर लेके जाओ, 0 से मल्टीप्लाई कराओ, 0 बन गया। इसका मतलब है कि एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -5 इज नॉट इक्वल टू 0, 10 इंटू 0 इज 0। तो अब माइनस ऑफ एफ ऑफ -5 को आप उधर लेके जाओगे तो क्या मिलेगा, इम्प्लाइज एफ ऑफ 5 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ -5, हेंस प्रूव। ये प्रूव करना था आपको। आपको ये तो प्रूव करना था कि प्रूव करो कि ये दोनों इक्वल नहीं है। करो नोट जल्दी से। कर लिया बेटा नोट? यस सर। ठीक है बेटा, समझ आया। मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पे एप्लीकेबल होती है दो बातों से। यहाँ पे एक लाइन और लिख लेना, सो देयर एग्जिस्ट
देयर एग्जिस्ट सम सी, कोई ना कोई सी वहाँ पे मौजूद है, बिलोंग्स टू द गिवन इंटरवल माइनस ओपन इंटरवल में, क्योंकि एंड पॉइंट्स नहीं लेने, सी की वैल्यू को हमको -5 to 5 सच दैट है ना, सच दैट, फिर उसके बाद ये सब लिखना है, एफ टेस्ट सी की वैल्यू ये होगी, क्योंकि मीन वैल्यू थ्योरम यही कहती है कि अगर वो दो बातें होती हैं तो हमको क्या लिखना है, कम से कम एक सी तो इस इंटरवल में मौजूद है जहां पे उसके डेरिवेटिव की वैल्यू ये हो जाती है, और उसका डेरिवेटिव कभी जीरो नहीं होगा, तो डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा तो हमने इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो रख दी, वहां से जो चीज हमको प्रूव करनी थी वो आ गई। चलें आगे, 4 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन फटाफट देखो, 2 में से एक में करवा रहा हूँ, एक आप होमवर्क कर लेना, हो गई आपकी एक्सरसाइज। हो गया बेटा नोट डाउन? यस सर। आवाज आ रही है? Yes, sir. 4th एंड 5th में आपको मीन वैल्यू थ्योरम को है ना वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई करने से पहले एप्लीकेबल करना पड़ेगा ऑब्वियसली, भाई वेरिफिकेशन इज द सेकंड स्टेज, पहले तो एप्लीकेबिलिटी देखनी पड़ेगी। तो एप्लीकेबिलिटी देख लेते हैं, कोई भी एक करवा देता हूँ, बोलो कौन सा करवाऊँ? 4th करवाऊँ कि 5th करवाऊँ, बताओ। 5th वाला, अच्छा 5th में आगे भी क्वेश्चन गिवन है इसलिए चलो कोई बात नहीं, 5th देख लो, 4th वाला फिर होमवर्क मार्क कर लो आप। तो 4th एंड 6th आपके लिए होमवर्क है ना, बाकी तो करीब करीब मैंने सब करवाई दिए, और फर्स्ट सेकंड के भी जो बचे हुए पार्ट्स हैं, एक पार्ट मैंने करवा दिया, बचे हुए पार्ट्स हैं। तो मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई वेरीफाई करनी है फॉर द गिवन फंक्शन, हियर द गिवन फंक्शन इज here the given function is fx is equals to क्या है, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, फॉर x बिलोंग्स टू इंटरवल क्या गिवन है, अच्छा इंटरवल गिवन, अच्छा गिवन है ना, देखो आगे वेयर a इक्वल्स टू 1, देखो इसने कहा है कि गिवन इन द इंटरवल a कोमा b वेयर a इज इक्वल्स टू 1 एंड b, तो हम सीधे ही लिख लेते हैं, घुमा फिरा के क्यों बात लेके, 1 से लेके 3 देखना है, कुल मिला के बात ये 1,3, ठीक है, लिख लिया। अब सबसे पहले तो एप्लीकेबिलिटी है ना, और फिर वेरिफिकेशन, एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। तो सबसे पहले हमने देखा हेयर द गिवन फंक्शन, वो का वही बात लिखूंगा मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो कॉपी पेस्ट करी थी, हेयर द गिवन फंक्शन एफ एक्स क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है या नहीं है, और प्रैक्टिकली आप अपने माइंड के अंदर कैलकुलेशन करके देख लो, डेरिवेटिव आ जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ पे डेरिवेटिव आ जाएगा 10x, यहाँ पे डेरिवेटिव आ जाएगा -3, कोई भी x की वैल्यू पुटअप कर लो, कोई भी आंसर एक रियल नंबर आएगा नहीं आएगा? यस सर। दैट मीन्स ये डिफरेंशिएबल है, और डिफरेंशिएबल होगा तो कंटिन्यूस भी होगा, तो मुझे तो पता है कि डिफरेंशिएबल कंटिन्यूस है, इसलिए मैं को एक लाइन लिख के खत्म कर रहा हूँ, एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, विच इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, विच इज कंटिन्यूस एंड differentiable everywhere on any real interval, in any real interval। तो हमने अभी जो हमको क्वेश्चन में गिवन है वो भी तो रियल इंटरवल ही है, 1 से लेके 3, नॉन रियल तो है नहीं। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूस in the given interval, in the given interval
अब गिवन इंटरवल कंटिन्यूटी की बात कर रहे हो तो क्लोज लेना 1,3, क्लोज इंटरवल 1,3 एंड डिफरेंशिएबल बस डिफरेंशिएबिलिटी में एंड पॉइंट्स को छोड़ के ओपन इंटरवल ले लेना 1,3। तो कंटिन्यूअस हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। अब एप्लीकेबिलिटी में एक लास्ट चीज क्या थी, बोलो? f(1) और f(3) नॉट इक्वल होने चाहिए, है ना? ये भी थी ना? यस सर। ऑल्सो f(1). वैसे सुनो मेरी बात, एक चीज यहाँ पे और सुनो, इतना प्रूव कर दिया ना, इतना प्रूव कर दिया तो मीन वैल्यू थ्योरम तो लगनी है। मतलब तीसरी चीज एक्चुअली चेक नहीं की जाती है, वो आपको याद करने के लिए मैंने करवाया था कि जब वो इक्वल हो तब रोल्स थ्योरम अप्लाई हो, और जब वो इक्वल ना हो तब मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई हो। बाकी वो इक्वल हैं या नहीं है वो चेक ही नहीं किया जाता। अगर इतनी सी बात हो गई तो वो मीन वैल्यू थ्योरम तो एप्लीकेबल है। तो मैं यूं कह सकता हूं कि जब रोल्स थ्योरम अप्लाई होती है तब भी मीन वैल्यू थ्योरम तो चल रही है वहां पे, क्योंकि रोल्स थ्योरम मीन वैल्यू थ्योरम का ही तो एक्सटेंशन है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक होने के बाद मीन वैल्यू थ्योरम हमेशा ही चलती है, चाहे से वो इक्वल है चाहे से वो नॉट इक्वल है। बस ये कि अगर वो इक्वल हो जाती है तो उसके एक्सटेंशन पे आ जाते हैं अपन, मीन वैल्यू थ्योरम से उठ के रोल्स थ्योरम पे आ जाते हैं। तो फर्क इतना, बस बात इतनी सी है। तो हम वो वाली बात प्रैक्टिकली नहीं लिख सकते कि ये इक्वल है या नॉट इक्वल, मतलब क्वेश्चन जब करेंगे एग्जाम में नहीं लिख सकते, है ना? वो हमने केवल समझने के लिए याद किया था कि इक्वल हो जाए तो ये थ्योरम है, नॉट इक्वल हो जाए तो ये थ्योरम है। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें? कोई भी क्वेरी हो तो पूछो। बोलो। नो सर। देखो कंटिन्यूअस है, सर इक्वल होगा ना? देखो कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, यहाँ तक आ गए आप। यहाँ तक आते ही आप कह दोगे कि सब मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है। यस। अब यहाँ से दो रास्ते हैं, एक तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, एक रास्ता है एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। अगर एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है तो आप मीन वैल्यू थ्योरम के एक्सटेंशन पे आ गए, रोल्स थ्योरम पे, ठीक है? और अगर नॉट इक्वल है तो अभी आप केवल मीन वैल्यू थ्योरम पे ही हो। तो मीन वैल्यू थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी तो केवल इतनी सी बातों पर चेक होती है। इतना होने के बाद मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल हो गई। अगर ये चीज हो जाती है तो फिर आप और आगे बढ़ गए, बस फर्क इतना है। और अगर नहीं हुई तो आप आगे नहीं बढ़े, आप केवल मीन वैल्यू थ्योरम पे अटके रह गए। अभी क्लियर है? सर ऐसे कह सकते हैं ना कि रोल्स थ्योरम मीन वैल्यू थ्योरम का स्पेशल केस है। हाँ बिल्कुल, एक्सटेंशन का मतलब वही होता है ना, उसका स्पेशल केस है जब एंड पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ जाती है, तो उसका स्पेशल केस है या फिर उसका एक्सटेंशन। अरे कल रोल्स थ्योरम का जो एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 हो जाता है वो हमने मीन वैल्यू थ्योरम के फॉर्मूला से ही तो बना के दिखाया था आपको, एफ ऑफ बी यस सर। माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। इसी में से तो मैंने ये एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 बना के बताया। आप इसी फॉर्मूला के अंदर एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए को इक्वल रख दोगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो गई ना? यस और नो? ठीक है। यस सर। तो फिर आज से याद रखना कि मीन वैल्यू थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी में वो फंक्शन के एंड पॉइंट्स की वैल्यूज को हम क्वेश्चन में नहीं लिख सकते, हम यहीं पे खत्म कर देंगे और लिख देंगे कि यस मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल, है ना? सो या हेंस मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल। अब फिर उसके बाद सेकंड स्टेज आएगी उसको वेरीफाई करने की। मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल। और सर अपने को यहाँ पे रोल्स थ्योरम चेक करनी होती तो अपन 1 और 3 को इक्वेशन में पुट बिल्कुल। करते हो, सेम आता तो हाँ फंक्शन में पुट करते, और अगर वो सेम आता तो एप्लीकेबल है, और सेम नहीं आता तो नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, सही कह रहे हो आप। यस सर। ठीक है, ये तो हो गई शायद एप्लीकेबिलिटी, है ना? अब एप्लीकेबल होने का मतलब क्या है? एप्लीकेबल होने का ये मतलब है कि फंक्शन, मतलब मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल हो गई, दैट मींस अब इसके बीच में कोई ऐसा कम से कम एक सी तो मौजूद है, एक सी तो मौजूद है जिससे कि एफ डैश सी की वैल्यू ये हो जाए एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, यानी सीकेंड के टेंजेंट के स्लोप के बराबर वो वैल्यू आ जाए। कम से कम एक सी तो मौजूद है, यही तो है अगली बात। एप्लीकेबल होने का मतलब ये है कि कम से कम एक सी तो मिलेगा। तो कम से कम एक सी मिलेगा, लेकिन उसने तो आपसे पूछ लिया कि फाइंड ऑल सी।
अब सारे सी निकालो तुम इस इंटरवल में जिससे एफ डैश सी 0 हो जाए। अच्छा एफ डैश सी 0 और पूछ लिया उसने, है ना। एफ डैश सी 0 कब कब होगा ये और पूछ लिया ना। एक्सटेंशन की भी बात ये कर रहा है भाई। मीन वैल्यू थ्योरम तो रोल्स थ्योरम में भी अप्लाई हो रही है ना। नहीं, उसके स्पेशल केस की भी बात कर रहा है कि रोल्स थ्योरम भी कब अप्लाई हो रही है उसकी भी बात करो आप। ठीक है, चलो तो अब पहले तो हम वो सारे सी निकालते हैं जिसमें वो मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई हो रहा है। अब लिखिए नीचे वेरिफिकेशन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। हाँ क्या रहा फिर? now that we have proved that जब हमने प्रूव कर दिया कि मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल for the given function in the given interval, for the given function in the given interval, so there exists some c, कोई ना कोई एक c तो मौजूद है, belongs to the given interval क्या थी 1,3 for which f of c f dash c becomes f of b minus f of a divided by b minus। कम से कम एक सी तो ऐसा मौजूद है जो एफ डैश सी की वैल्यू ये सब हो जाएगी जो आपको गिवन है, मतलब स्लोप ऑफ सीकेंट के बराबर हो जाएगी। ये स्लोप ऑफ सीकेंट है जो ए से बी को मिला रहा है, उस सीकेंट का ये स्लोप है, इसके बराबर हो जाएगी, मतलब वो उसके पैरेलल हो जाएगी, है ना। तो अब मैं निकालता हूँ एफ डैश एक्स एक्स बार, है ना। नाउ फंक्शन क्या था हमारे पास? सर एक बार ऊपर स्क्रॉल कर दो। यस। ठीक है, तो एफ एक्स क्या था एक बार फिर से लिख देते हैं। एफ एक्स था एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x। तो यहाँ से डेरिवेटिव निकालो एफ डैश एक्स, 3x स्क्वायर माइनस 2 5 या 10x माइनस 3, यही होगा। बोलो बच्चों, यही होगा। आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, अब इस डेरिवेटिव की वैल्यू, इस डेरिवेटिव, अब मेरे को एक ऐसा कोई पॉइंट सी निकालना है इस इंटरवल के अंदर, कम से कम एक बार तो निकालना है कि ये डेरिवेटिव की वैल्यू इसके बराबर आ जाए, है ना। तो नाउ पहले उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं अपन, स्लोप ऑफ सीकेंड की वैल्यू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए की वैल्यू देखते हैं क्या आती है। एफ ऑफ बी यानी फंक्शन की वैल्यू एट द एंड पॉइंट 3, एफ ऑफ ए यानी फंक्शन की वैल्यू एट एंड पॉइंट 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1। तो पुट करना है यहाँ पे फंक्शन की, ये 3 और 1 फंक्शन में पुट करना, गलती से डेरिवेटिव में मत पुटअप कर देना, है ना। फंक्शन में पुटअप करना है एफ ऑफ 3 एंड एफ ऑफ 1। करो जल्दी से पुटअप। इट गिव्स मी 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3, ये तो हो गया मेरा एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1 यानी कि 1 का क्यूब
-5 इंटू 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3 -1 हो गया 2। सॉल्व करो। 3 का क्यूब गिव्स मी 27, 3 3 जा 9, 5 जा 45, 3 3 जा 9। अब ब्रैकेट्स को खोलो, अंदर के साइन बदल जाएंगे। 1 ये हो जाएगा प्लस में 5, वो हो जाएगा प्लस में 3 डिवाइडेड बाई 2। करना जरा सॉल्व, क्या आता है? 27 + 5 32, 32 + 3 35, 35 तो हो गए पॉजिटिव। नेगेटिव कौन कौन से हुए? 9 और 1 10 55। तो 35 - 55 हो गया डिवाइडेड बाय 2, यानी कि माइनस का 20 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि माइनस का 10। यही आएगा क्या? करना दे जरा। माइनस का 10। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब देखिए डेरिवेटिव तो आ रहा है आपका 3x² - 10x - 3, और इस ये जो स्लोप ऑफ सीकेंट है वो आ रहा है -10। अब वो क्या कह रहा था कि डेरिवेटिव की वैल्यू किसी एक पॉइंट सी पर उसके बराबर होगी। तो उसके बराबर होगी तो उसके बराबर रख लो और चेक कर लो वो सी पॉइंट कौन सा है। क्या कहा मैंने? उसके बराबर रख लो, यानी f' की वैल्यू उसके बराबर रख लो और चेक कर लो वहां से x क्या आता है। तो वहां से जो x आएगा वही वो सी पॉइंट है जहां पे उसकी वैल्यू उसके बराबर होती है। नाउ पुटिंग f' इक्वल टू f of b माइनस f of a डिवाइडेड बाय b माइनस, इसको इसके इक्वल पुटअप करो। तो f' क्या होगा? देखो अगर f' है 3x² - 10x - 3, तो f' क्या हो जाएगा? x की जगह c पुटअप करो। क्या था? 3x², तो ये 3c²। देखो बच्चों f' की वैल्यू है 3x² - 10x - 3, तो f' की वैल्यू हो जाएगी 3c² - 10c - 3। f' की वैल्यू हो जाएगी आवाज आ रही है? 3c² - 10c - 3, और वहां पे इस चीज की वैल्यू क्या आई है मेरे पास? पहले मैंने सॉल्व कर दी, इसलिए मैंने उसको अलग से सॉल्व कर दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। 10c - 3 की वैल्यू हो गई -10। ठीक है, अब यहाँ से आप c की वैल्यू निकालो और चेक करो उस इंटरवल में आती है कि नहीं आती है। अगर आती है तो आने की आपने वेरीफाई कर दिया मीन वैल्यू थ्योरम को। इट गिव्स मी 3c² - 10c - 3 और -10 इधर आके +10 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। वहां से c की वैल्यू निकालो, तो अब की बार c की एक नहीं दो वैल्यूज निकलेंगी। -10c - 3 + 10 + 7 = 0। बोलो 7 3 या 21 होता है और 7 और 3 10 होता है, तो ये तो -3 एंड -7 में ही टूट गया। सॉरी 3c² क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना खूब सीखा है आपने। -3c - 7c + 7 = 0। तो इट गिव्स मी 3c यहाँ से कॉमन आया, c - 1 -7 वहां से कॉमन आया, अगेन c - 1 स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर लिया। इट गिव्स मी c - 1 कॉमन एंड 3c - 7 एज द सेकेंड फैक्टर। तो यहाँ से c की वैल्यू या तो आ गई 1 और या फिर c की वैल्यू आ गई 7/3। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो अब यानी कि वो दो सी कौन से हैं जहां पे उसके टेंजेंट की का स्लोप सीकेंट के स्लोप के बराबर आ रहा है? एक तो आ रहा है c = 1 पे, और एक आ रहा है c = 7/3 मतलब 2.333 है ना, 2.33 2.2 के आसपास और 1 के आसपास। तो ये दोनों पॉइंट उसी इंटरवल में है या नहीं है? बिल्कुल है, 1,3 में ही है वो। 1,3 था, क्या था? 1,3 था ना? चेक करो इंटरवल। यस सर। यस सर। तो देखो एक ये पॉइंट तो नहीं आया, चलो क्योंकि ओपन इंटरवल ली जाती है 1,3 ओपन इंटरवल, लेकिन कम से कम एक पॉइंट तो आया। उसने कहा था कम से कम एक पॉइंट तो आएगा उस इंटरवल में जो कि उस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आ रहा है ना एक पॉइंट? ठीक है, तो मैं लिख दूंगा हेंस c = यानी क्रिटिकल पॉइंट एक ही आया। वैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2 है, लेकिन एक पॉइंट उसको कंसीडर नहीं किया जा सकता क्योंकि वो c जो है वो एंड पॉइंट के इक्वल नहीं ले सकते हम।
Hence C equals to 7/3. C equals to 7/3 belongs to -1,3, ठीक है ना, is the point where f dash c इक्वल आ रहा है आपके f of b माइनस f of a डिवाइडेड बाय b माइनस a. Hence MVT वेरीफाइड, मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पे वेरीफाई हो जाती है. करिए नोट डाउन, हो गया है आपका काम. एक्सक्यूज मी सर, हम्म सर एक डाउट था, मतलब इसमें बताओ. से नहीं है अलग. बताओ. सर अगर एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए कहे तो कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब के रेस्पेक्ट में, देखो यस सर. एक्स स्क्वायर को रेस्पेक्ट में किसके डिफरेंशिएट करना है, एक्स क्यूब के. ठीक है, एक्स क्यूब, यस सर. तो आप दोनों को अलग अलग फंक्शन मान लो. आप मान लो एक्स स्क्वायर को t और एक्स क्यूब को मान लो आप u. तो इसका मतलब है कि ये हो गया dt/du. अब t को u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यही मतलब हो गया. ठीक है, यस सर. तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी को आप क्या लिख सकते हो, आप विद रेस्पेक्ट टू एक्स अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो आप इसको लिख सकते हो 2x इंटू dt/dx, और नहीं 2x इक्वल टू dt/dx विद रेस्पेक्ट टू x अगर आप डिफरेंशिएट करो. ठीक है, और इसको अगर आप विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करो तो ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर इक्वल्स टू du/dx. राइट. अब आपको dt/du की वैल्यू चाहिए, तो आप dt/du की वैल्यू dt/dx और du/dx से कैसे पता कर सकते हैं, सोचो. dt/du को आप लिख सकते हो सर dt/dx डिवाइड बाय du/dx ऑब्वियसली. तो dt/dx की वैल्यू क्या आई, 2x, du/dx की वैल्यू क्या आई, 3x स्क्वायर. x कट गया, आंसर इज 2/3x. सर इसको u बाय v से नहीं कर सकते थे क्या? u/v कर लो, वो बात तो वही. u/v से आप मतलब डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल लगा रहे हो. यस सर. तो फंक्शन वैसे कौन से दो फंक्शन है जिसका प्रोडक्ट हो रहा है मुझे, और मतलब वो हो रहा है, क्या कहते हैं, डिवीजन हो रहा है, मुझे बताना. सर एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का हो रहा है ना. इसका यहाँ पे डिवीजन हो रहा है. फिर से सोचो एक बार, इस चीज का मीनिंग क्या है. इस चीज का मीनिंग ये है कि इसको इससे डिवाइड करो. वो तो ऐसे होता है, देखो बेटा, d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय d/dx ऑफ एक्स क्यूब. इसका मतलब होता है एक्स स्क्वायर का डैश और एक्स क्यूब का डैश, यानी कि इसका होल डैश. तब लगाते प्रोडक्ट रूल. इस चीज का मीनिंग और जो ऊपर हम मैंने लिखा है उस चीज का मीनिंग सेम है क्या? नहीं है. इस चीज का मीनिंग है नो कि सर. एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है, केवल एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट हो रहा है, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू एक्स नहीं हो रहा है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्यूब हो रहा है. तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्यूब हो रहा है, तो हमने जिसके रेस्पेक्ट में हो रहा है और जो हो रहा है दोनों को अलग अलग फंक्शंस कंसीडर कर लिए. सर हाँ सर यहाँ पे इसका कोई अल्टरनेटिव तरीका नहीं है क्या? देखो, अल्टरनेटिव तरीका नहीं है, पर यह है कि जैसे जैसे आप ये काम करते हो तो आपकी प्रैक्टिस में आ जाता है, आप फिर डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू कर देते हो. ठीक है, आप डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू कर देते हो. देखो ऐसे आपको करना है dx स्क्वायर बाई dx क्यूब. आप डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू कर देते हो. एक्स स्क्वायर का 2x और 3x क्यूब का 3x स्क्वायर, और फिर आप क्या कर देते हो, x काट देते हो. तो ये यही डायरेक्ट तरीका है. अगर आधे नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन है तो यही डायरेक्ट तरीका है कि इसका अलग विथ रेस्पेक्ट टू x कर दो, इसको अलग विथ रेस्पेक्ट टू x कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो. लेकिन ये तरीका आया कहाँ से, ये तरीका आया वहां से जो अभी हमने चीज करी. ठीक है, तो सर वो करते क्यों है, ऐसे तो कर सकते हैं डायरेक्ट.
ये ऐसा तो कोई रूल नहीं है ना बेटा। अगर मैं आपको कहूँ dy/dx करो, तो ऐसा कोई रूल है क्या भाई इसको डिफरेंशिएट करो और इसको डिफरेंशिएट करो? ऐसा कोई रूल है क्या? तो फिर हम ऐसे क्यों करेंगे, इसको डिफरेंशिएट इसको डिफरेंशिएट? लेकिन वो हो रहा है। हम जब दूसरे कहीं आ जाके आए, मतलब दूसरे तरीके में जाके आए और वहां से यहाँ पर आए, तो वो हो रहा है, तो हमने याद रख लिया। बाकी तरीका तो यही है ना कि dy/dx का मतलब है y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, y फंक्शन देखो क्या है और उसको फिर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। यस सर। ठीक है ना? एनी अदर डाउट? अच्छा, ये मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पे वेरीफाई हो गई। ये इससे रिलेवेंट कोई डाउट हो तो पूछो जल्दी से, नहीं तो फिर हम खत्म करें। सर इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी इतना ही करना है क्या? हाँ, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी इतना ही करना है, बिल्कुल ऑब्वियसली। ठीक है, और आपसे क्या पूछा है, एक इसके आगे की क्वेश्चन भी तो पढ़ लो। एक और क्वेश्चन था ना कि आप एफ डैश सी को जीरो कब कब बना सकते हो, वो भी बताओ। तो एफ डैश सी क्या आया था आपका, बताना जरा। सी इक्वल टू 1, 7/3। नहीं नहीं, एफ डैश सी आया था आपका, ये सारी चीज आई थी ना एफ डैश सी। इसको आप जीरो कब कब कर सकते हो, तो आप 3c² माइनस 10c माइनस सी इक्वल्स टू जीरो करो। करना जरा, इसको सॉल्व करना आगे, बोलो कैसे मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूँ। सम तो चाहिए -10 और प्रोडक्ट चाहिए 9, तो 9 1 जा 9, 3c² माइनस 9c माइनस सी माइनस 3। ठीक है, ठीक है। तो 3c², 3c कॉमन, c माइनस 3, -1 कॉमन, नहीं +1 कॉमन, c माइनस 3, ये आ गया c माइनस 3 और 3c + 1। तो c की वैल्यू आ गई या तो 3 या फिर क्या आ गई -1/3। मुझे बताओ c की वैल्यू 3 या -1/3 उस इंटरवल में लाया हो रही है क्या? 1,3 में नहीं हो रही है। हो रही है क्या एक भी वैल्यू? नो सर। क्यों नहीं हो रही है? सर हाँ बताओ। सर यहाँ पे जब 3c इंटू सी माइनस किया उसके बाद +1 कैसे आया? +1 कैसे आया? हाँ -1 आएगा, सॉरी -1 करो उसको, फिर माइनस। सर कॉमन नहीं आएगा माइनस से? तो फिर ऊपर गलती करी है कहीं ना कहीं, देखो -9 इंटू -1 +9 तो होता है। अच्छा 3 इंटू एक -3, प्लस का होगा। तो फिर रियल नंबर आ ही नहीं रहा ना, रियल नंबर आ ही नहीं रहा, इसका मतलब ये है ना। तो कुल मिला के हमको यही प्रूव करना था कि एक भी ऐसा सी मौजूद नहीं है इस इंटरवल के अंदर जिससे कि एफ डैश सी जीरो हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा एक भी सी मौजूद होता जिससे एफ डैश सी जीरो हो जाता, तब तो वहां पे रोल्स थ्योरम अप्लाई हो जाती, और रोल्स थ्योरम में तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर होते हैं। यहाँ पे तो हो ही नहीं रहे ना, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी यहाँ पे बराबर हो रहे हैं क्या, बताओ मुझे? नहीं हो रहे हैं। नो इसका मतलब एफ डैश सी जीरो नहीं बन सकता इस इंटरवल में, तो बन का रहा है, इसके आगे हम इसको सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं ना, यानी कि ये चीज ही गलत लिखी है मैंने। चलो एक बार फिर से इसको क्लियर देख लो। नाउ एफ डैश सी बिकम्स जीरो, है ना। एफ डैश सी क्या आया था मेरा, 3c² माइनस 3c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल्स टू जीरो। बोलो आ रहा है क्या ऐसा कोई ऐसा कोई सी जिससे ये हो जाए? आपको चाहिए प्रोडक्ट तो चाहिए -9 और सम चाहिए -10। सोचो, क्लास 9th के बच्चे भी जुड़े हुए हैं तो वो भी सोचो, क्लास 9th में भी ये चीज़ आ जाती है। प्रोडक्ट तो चाहिए -9 और सम चाहिए -10। है क्या ऐसा कोई दो नंबर्स जिसमें हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं? नहीं है। सर -9 + 10। -9 + 10 क्या -10 होता है? सम -10 चाहिए बेटा, सम आपको -10 चाहिए ही है। सर ठीक है, -10 -1। -9 -1।
-9 और -1 का प्रोडक्ट +9 होता है, मेरे को प्रोडक्ट -9 चाहिए। ये चीज तो हमने करी ना, अभी ऊपर करी ना, ये चीज तो ऊपर ही करी हमने। ठीक है, तो अब फिर यहाँ पे फिर वैसा सी कौन सा है, कहाँ से आएगा? आपने सीखा है ना श्रीधराचार्य मेथड क्लास 10th में, मतलब इंटीग्रल वैल्यू तो नहीं आ रही है। क्या होता है -b मतलब -10 10 प्लस और -b² यानी कि 100 -4ac 4ac करना जरा, 4 3 जा 12 12 -4ac यानी कि ये प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। 4 3 जा 12 12 3 जा 36 और डिवाइडेड बाय 2a दैट इज 6। तो 10 प्लस और माइनस √136 डिवाइडेड बाय 6। सॉल्व करना जरा, 10 प्लस और माइनस √136 को आप और फैक्टराइज करना जरा, क्या आएगा? 63। क्या लिख सकते हो उसको? 2 से काटोगे तो 68 बचेगा ना। 2 6 या 12 2 8 या 16 68 बचेगा। फिर 2 से काटोगे तो 34 बचेगा। फिर 2 से काटोगे फिर 17 बचेगा। सही किया क्या? चेक करो। सर 39 बचेगा ना? क्या? अरे सर पहले 2 से 17 8 जा 136 नहीं होता क्या? हाँ, क्या सोच रहे हो? 17 यस 8 जा सर 150 खत्म हो गई ना बात वहीं पे। 6 तो इट गिव्स मी 10 प्लस और माइनस 2 तो बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया? √34 डिवाइडेड बाय 6। आप 2 से इसको काट भी सकते हो, तो 2 से कटने के बाद ये बचता है 5 प्लस और माइनस √34 डिवाइडेड बाय 6। अब आप इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू देख लो। √34 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये 36 होता तो 6 होता मान लो, है ना। तो √34 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 6 से थोड़ी सी कम होगी, तो 5 में 6 जोड़ोगे ऐसे मान लो 11 11/6 है ना, और 5 में से 6 घटाओगे तो -1/6। तो 11/6 का आंसर 11 मतलब 11/6 जो है उसके अंदर लाया करता है कि उस इंटरवल में लाया तो करता है। यस सर 5 प्लस 5 पॉइंट समथिंग, अच्छा डिवाइडेड बाय 3 6, ये आम भी तो कटेगा भाई। जब 2 ऊपर काट दिया तो नीचे भी तो 6 का 3 होगा। अब लाइन ही करेगा ना। अब इसमें से चाहे से आप 5 + 6 कर लो यानी 11/3 कर लो, तो ये कम लगभग 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है। और 5 - 6 कर लो यानी -1/3 कर लो, तो ये उससे कम आ रहा है। यानी कि 1,3 के बीच में ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है ना। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा? हेयर c = 5 प्लस और माइनस √34 बाय अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमने देख ली, डज नॉट बिलोंग टू -1,3 does not belong to -1,3, hence there is no c belong to -1,3 for which f' becomes 0। ये खत्म हो गया। और वो तो पहले ही दिख रहा था कि ऐसा कोई सी नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर मिलता तो रोल्स थ्योरम लग चुकी होती, और रोल्स थ्योरम लग चुकी होती तो एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए बराबर आ चुका होता। हमारा एफ ऑफ बी कुछ और आ रहा था, देखो यहाँ पे हमारा एफ ऑफ बी आ रहा था दिस मच और एफ ऑफ ए आ रहा था दिस मच। अब ये दोनों वैसे ही बराबर नहीं आ रहे थे, दैट मीन्स f' = 0 नहीं होता। रोल्स थ्योरम वैसे नहीं लगती, लेकिन उसको हमने प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखा दिया कि जो भी f' को 0 रखने से वैल्यू आ रही है वो उस इंटरवल में नहीं आ रही। दैट इज इट। क्लियर है अभी? ठीक है, तो हो गई एक्सरसाइज। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में इतना काम नहीं करना, मतलब ये वाला पार्ट नहीं करना जिसमें आपको f' 0 रख के देखनी है। आपको केवल इतना ही पार्ट करना है। आपको तो बस इस इंटरवल 1 और 4 के बीच में कम से कम एक सी ऐसा लेके आना है जहां पे f' ये हो जाए। f' क्या हो जाएगा? 2x - 4, और उसको फिर आप एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए वो रख के देख लेंगे, और वो जो भी वैल्यू आएगी वो 1 और 4 के बीच में आनी चाहिए, तो मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी। क्लियर है अभी? यस सर यस ओके, तो कल का हमारा शेड्यूल ये रहेगा। अच्छा, आपने उस मैटर में डिस्कस किया, मॉर्निंग में आ सकते हो क्या ऑफलाइन 5 बजे? बिकॉज आजकल कनेक्टिविटी बहुत इश्यू करती है। आज भी हमारी सारी क्लासेस कैंसिल हो चुकी है, साइंस वाली क्लास भी कैंसिल हो चुकी है, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं आ रही, बारिश के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं।
और ये क्लास भी नहीं स्टार्ट हो पाती टाइम पे, तो आप ऑफलाइन आ जाओ सर या तो 6 सुबह to 7 कर लो ना। 6 to सर 7। ऑफलाइन में टाइम Yes, थोड़ा sir. लेट कर दोगे? 6 to 7 में बेटा फिर है ना, चलो एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ करो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय बाय।